डेमोक्रेसी के चौथे पिलर का कैसे मजाक बनता है ये आपको आजकल हमारे देश में देखने को मिल जाएगा। और इलेक्शन के टाइम में तो आपको और ज्यादा जोर शोर से देखने को मिलेगा। गोदी मीडिया तो डूबा है ही, लेकिन दूसरे साइड के लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी उसी कुएं में डूबे जहाँ पे गोदी मीडिया है। बाद में कांग्रेस ने इसमें बीजेपी का सपोर्ट किया और दोनों पार्टीज ने समझौते के साथ मिलकर इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए। इस तरीके से इन सभी लोगों ने जर्नलिज्म का मजाक बना के रखा है और ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं झूठी और सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देके। पिछले 3-4 महीने से दोनों साइड्स के लोगों ने अपने अपने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ का फोकस है बीजेपी को जिताना और कुछ का फोकस है किसी भी तरीके से 2024 में बीजेपी पावर में ना आए। जरूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान ने 3-4 बातें सही बोली जो आपके साथ कनेक्ट कर गई तो वो उसके बाद जो भी बात बोलेगा सभी बातें सही होंगी। आपने पिछले कुछ साल से नोटिस किया होगा कि जनरल पब्लिक का जियो पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग इस तरह के टॉपिक्स पे अपना कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री देते हैं और ये कंटेंट चलता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग इस तरह के कंटेंट को आजकल कंज्यूम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की आजकल रील्स वायरल हो रही होती हैं, इसमें वो बोल रहे होते हैं कि देश को इस नेता ने डुबा दिया, गांधी को ऐसा करना चाहिए था, मोदी को ऐसा करना चाहिए था। ये सब देख के हंसी भी आती है, लेकिन फिर लगता है कि अच्छी बात है, लोग सोशली अवेयर हो रहे हैं, देश के मुद्दों को लेकर इंक्विजिटिव हो रहे हैं और बहुत ओपनली अपनी बात भी रख रहे हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। लोग जो बात करते हैं उसमें वर्ड्स तो उनके खुद के हैं लेकिन विचार किसी और के हैं, जो बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज ने अपना अपना एजेंडा पूरा करके लोगों के दिमाग में फीड कर दिए। इस पूरी सिचुएशन में और इंडिया का जो आज की डेट में पॉलिटिकल लैंडस्केप चल रहा है, इसमें आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आजकल कोई अपना वीडियो बनाए और बीजेपी की तारीफ कर दे तो लोग उसे एकदम गोदी मीडिया बोल देंगे, या तो गोदी मीडिया बोल देंगे या बीजेपी आईटी सेल बोल देंगे। यानी वोकैबुलरी में सिर्फ 2 शब्द होंगे, गोदी मीडिया आईटी सेल गोदी मीडिया। वहीं अगर कोई अपना वीडियो बनाए और मोदी को गालियां निकालना शुरू कर दे, बीजेपी को क्रिटिसाइज करे, तो वो एक पॉपुलर चॉइस बन जाएगा और लोग बोलेंगे देखो ये होती है सच्ची पत्रकारिता, गोदी मीडिया को इससे कुछ सीखना चाहिए, देश को ऐसे पत्रकारों की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझेंगे तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इस तरह के जो इलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स लोगों के बन गए हैं, ये एक रिजल्ट है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से धीरे धीरे की गई ब्रेन वॉशिंग का। यानी ऑन एनी गिवन गुड डे एक 10वीं क्लास का बच्चा इससे बेटर सोच सकता है लॉजिकली, लेकिन इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती उन मीडिया पर्सनालिटीज की है जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं और जिनका आज की डेट में सिर्फ एक ही धंधा बना हुआ है। वो रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, अपनी दुकान का शटर खोलेंगे और लग जाएंगे पूरा दिन ब्रेन वॉशिंग करने में। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है प्रेस, जिसका काम होता है कि देश की अथॉरिटीज, जुडिशियल सिस्टम और लोगों के बीच में एक ब्रिज बनाया जाए और लोगों की आंख और कान की तरह काम किया जाए। लेकिन आजकल के 99% जर्नलिस्ट लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में बटे हुए हैं। मतलब उनको अपने ऊपर शर्म आ जानी चाहिए, जो कि नहीं आती। मैं अगले 10 मिनट स्पेंड करूंगा यही डिस्कस करने में कि ये जो इलॉजिकल पर्सपेक्टिव आजकल देखने को मिलते हैं, गोदी मीडिया या निष्पक्ष पत्रकारिता, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से लोगों का मेंटल डैमेज किया गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, प्लीज इस वीडियो को एक बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट से देखें, क्योंकि जितना मजाकिया और लाइट ये डिस्कशन लगता है उतना है नहीं, ये बहुत ही सीरियस और डैमेजिंग मुद्दा है। 2014 में जब बीजेपी पावर में आती है तो कुछ टर्म्स बहुत फेमस हो गई जो हमें आजकल आए दिन सुनने को मिलती हैं, जैसे गोदी मीडिया, अंधभक्त, इंटॉलरेंस वगैरह वगैरह। अब गोदी मीडिया 2014 के बाद नहीं आया, गोदी मीडिया 2014 से पहले भी था, सिर्फ गोदी चेंज हुई है। अब जब गोदी चेंज हुई तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने वही किया जो वो करते आए, अपनी आदत से मजबूर वो सरकार के साथ अलाइन होकर चलने लग पड़े और सरकार की तरफदारी करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी ने कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए, जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से इन सारे मुद्दों की रिपोर्टिंग होने लगी, ऐसा लगता था जैसे ये सारे मीडिया चैनल्स बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। मतलब ये आपको ये बताने में जुटे हुए थे कि देखो सरकार ने जो डिसीजन लिया है इसको आप मान लो आंख बंद करके, इसमें आप ये मत सोचो कि कुछ गलत भी हो सकता है। अगर सरकार ने किया है तो वो सोच समझ के ही किया होगा। और इन सब चीजों के अलावा जो ये शाम को 5 बजे के बाद अपनी यूजलेस डिबेट चलाते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, बस इनको थोड़ी व्यूअरशिप मिल जाएगी और ये थोड़ा पैसा कमा लेंगे। न्यूज चैनल्स को अपने क्लिक बेट चाहिए, ये आपको वो नहीं दिखाएंगे जो इनको दिखाना चाहिए, ये आपको वो दिखाएंगे जो आपको देखना है, मसाले वाला कंटेंट जिनसे इनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, इनकी टीआरपी बढ़ेगी। आप देखिए इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, इनको क्या दिखाना चाहिए और ये क्या दिखाते हैं। जब इनको दिखा कि देश का सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, हिंदू सेंटीमेंट बढ़ रहा है,
तो उन्होंने ज्यादातर डिबेट्स में सिर्फ यही सब डिस्कस करना शुरू कर दिया। ये जनता के सगे नहीं है, ये अपने व्यूज के सगे हैं। अब 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया का ये ड्रामा इतना ज्यादा बढ़ने लग पड़ा, जो ये सारे जर्नलिस्ट करते थे, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, इससे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फैलने लगी। क्योंकि आप सालों साल लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते या उनको बेवकूफ नहीं समझ सकते, कभी ना कभी तो उनको ट्रिगर होगा ही कि आप क्या कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब लोगों ने इनको सुनना कम कर दिया, तो फिर भी न्यूज तो सुननी है, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेट तो चाहिए। तो लोगों ने दूसरे साइड के जर्नलिस्ट को सुनना शुरू कर दिया और उनका रुझान उस तरफ बढ़ गया, जैसे रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य पुष्पन वाजपेयी वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पिछले कई सालों से कांग्रेस के सपोर्टर रहे, उनकी फैमिलीज कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। ना ही मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पिछले कई सालों से बीजेपी के सपोर्टर रहे। मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पिछले 10-15 साल में जियो पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा अवेयर हुए हैं, और उनके लिए ये सब देखना थोड़ा सा नया था। क्योंकि जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो तो शुरू से ही पुण्य पुष्पन वाजपेयी और अजीत अंजुम को सुनते ही थे। वहीं जो लोग बीजेपी के बहुत हार्डकोर सपोर्टर्स रहे हैं पिछले कई सालों से, उनको तो सुधीर चौधरी अच्छा लगेगा ही, वो कुछ भी बोल दे। और ये सारे लोग जो इन पार्टीज को पिछले 50-60 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज करती थी, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। मैं ये बोलने वाला उन्हें कौन होता हूं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, किसको ना करे, किस जर्नलिस्ट को सुने, किसको ना सुने। क्योंकि जितनी तो मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा लंबे टाइम से तो ये लोग इन पार्टीज को वोट देते आए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सेंट्रिस्ट अप्रोच के थे और जिनका राजनीति में इंटरेस्ट पिछले 10-15 साल में ही बढ़ा है। और हम ये बात कर रहे हैं कि उन लोगों का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। अब जब ये सब चल रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, तो एनडीटीवी भी उस वक्त कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करता था जिसमें बाकी चैनल्स नहीं करते थे। जैसे यूनिवर्सिटीज तो हैं लेकिन उनमें टीचर नहीं है, मिड डे मील्स की क्वालिटी, बैंक एम्प्लॉयज की सिचुएशन वगैरह वगैरह। और एनडीटीवी का रिपोर्टिंग स्टाइल भी थोड़ा सा अलग था। वो थोड़े बेसिक और प्लेन तरीके से रिपोर्टिंग करते थे। उनकी रिपोर्टिंग स्टाइल में वो मसाला नहीं होता जैसे बाकी न्यूज चैनल्स में देखने को मिलता था। कुछ लोगों को एनडीटीवी का रिपोर्टिंग स्टाइल थोड़ा बोरिंग भी लगता था, लेकिन खैर उसके बावजूद भी रवीश कुमार कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते थे जिसपे बाकी जर्नलिस्ट या बाकी न्यूज चैनल्स नहीं करते थे। और रवीश कुमार के अलावा बाकी जर्नलिस्ट जैसे अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी, दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य पुष्पन वाजपेयी, ये लोग सारा दिन एंटी मोदी बात करते थे। सो लोगों को कुछ अलग पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते थे इन लोगों से, और ये कुछ ऐसे मुद्दों पे सरकार से सवाल तो पूछते थे जो बाकी के मीडिया चैनल, जिनको आजकल आप गोदी मीडिया बोलते हैं, वो नहीं पूछते थे। सो एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया को लेकर लोगों की बढ़ती फ्रस्ट्रेशन, दूसरी तरफ दूसरे साइड के लोगों की तरफ लोगों का झुकाव, यहां से शुरुआत होती है इस पूरे गेम की। धीरे धीरे गैप इतना ज्यादा बढ़ने लग पड़ा कि एक पैराडाइम शिफ्ट होने लग पड़ा एक साइड से दूसरी साइड में। और ये वो टाइम था जब गोदी मीडिया ज्यादातर अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी गवा चुका था और दूसरे साइड के लोगों की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ने लग पड़ी थी। अब जब दूसरी साइड के लोगों को ये दिखना शुरू हो गया कि गोदी मीडिया से तो लोग कट गए, हमारी व्यूअरशिप बढ़ रही है, हमारी व्यूअरशिप के ऊपर लोगों को ट्रस्ट पैदा हो रहा है, तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के नाम पे जहर फैलाना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब इनमें से ज्यादातर लोगों की नौकरियां गई थी और धीरे धीरे इनके पास सिर्फ दो ही मुद्दे रह गए थे बात करने के लिए, एक तो गोदी मीडिया और दूसरा कोई ऐसा मुद्दा निकालो, ऐसा टॉपिक निकालो जिसमें ये बीजेपी को उंगली कर सके। मतलब आप सोच के देखिए, इंडिया जैसा इतना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स देश जिसमें इतने सारे मुद्दे होते हैं हर दिन, किसी गांव में, शहर में, स्टेट में, ये किसी मुद्दे में बात नहीं करते थे। इनके पास सिर्फ धीरे धीरे दो ही मुद्दे थे बात करने के लिए, गोदी मीडिया और एंटी बीजेपी। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके 99% वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है और बीजेपी को लेकर आपका ऑब्सेशन दिख रहा है, तो आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कैसे हुए? आप ये साफ साफ बोलिए कि हमारा यही काम है, हमारा यही एजेंडा है, हमको इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है, हमें नहीं फर्क पड़ता देश दुनिया में क्या चल रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप ये सब करने के बाद अपने आप को अनबायस्ड जर्नलिस्ट बोलते हैं। रवीश कुमार के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने बाकी कुछ वीडियोस में इनके ऊपर बात की है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जब भी एनडीटीवी में काम करते थे, ये फिर भी कुछ सेकुलर मुद्दों पे बात करते थे। जैसे अगर कोई वायलेंस अटैक हो जाए किसी हिंदू बच्चे के ऊपर, वहां पे बात करते थे उसके बारे में। ये अलग बात है कि ये ब्लेम डालते थे चाकू पे, छुरी पे, बंदूक पे, सिचुएशंस पे, परिस्थितियों पे, देश की गरीबी पे, लेकिन फिर भी ये बात करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने एनडीटीवी छोड़ा, ये यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर में सरदार खान का लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव था, रामाधर सिंह को मारना, इनका लाइफ में आजकल एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को क्रिटिसाइज करना।
अब आप सोचेंगे कि मैं इतना बीजेपी कर रहा हूं तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हो गया। आप मेरी छोड़िए, आप इनके यूट्यूब के अकाउंट में जाके देखिए, 90% इनके जो वीडियोस हैं वो घुमा फिरा के बीजेपी के ऊपर आते हैं। अब आप इनकी एक क्लिप देखिए। फैंसी ड्रेस में तो मुकाबला ही नहीं है, भाषण फिक्स, कपड़ा ही चेंज है, हर भाषण में कॉस्ट्यूम बदल रहा है। 70 साल में सारे प्रधानमंत्री मिलकर इतने तरह के कपड़े नहीं पहने होंगे जितने इन्होंने पहने हैं, लेकिन इतनी सिलाई कौन देता होगा? पैसा होगा पीएमसी के पास। अब आप मुझे बताइए कि जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये टॉन्ट, सरकाजम और ये धीमी सी टोन में एक्टिंग कर करके कपड़ों का मजाक उड़ाना, इससे क्या अचीव कर लेंगे? अगर आपको सरकार से सवाल पूछने ही है तो आपका क्रिटिसिज्म तो हेल्दी और इशू बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन कोई इनको समझाए कि ये जितना ज्यादा चौकीदार, गरीब आदमी, अनपढ़, चाय वाला करेंगे उतना बीजेपी सपोर्टर्स की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी और ये अपने केस को और ज्यादा वीक करेंगे और अपना मजाक खुद ही बनवाएंगे। लेकिन फिर ये सब एक्टिंग करने के बाद ये बहुत ही सेंसिटिव सी बातें करना शुरू कर देंगे कि इनको अमीर और ताकतवर लोगों ने दबा दिया। तो ये हैं वो सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स जिनकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे। शुरुआत की थी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अगर वो इतना गंदा काम नहीं करते तो दूसरी साइड के लोगों को ये सब करने का मौका नहीं मिलता। और उन्होंने सालों साल जो इतना गंदा काम किया है, आज की डेट में जो उनको लोगों से रिएक्शन मिलता है वो डिजर्व करते हैं। और जैसे ये शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, दूसरे लोगों ने अपनी व्यूअरशिप और लोगों के ट्रस्ट को कैपिटलाइज किया और लोगों के दिमाग को फिर हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया और उनकी ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर दी, गोदी मीडिया कर करके। और यही रीजन है कि लोगों का माइंडसेट आजकल इतना इलॉजिकल किस्म का बन चुका है। उनके पास सिर्फ दो ही एडजेक्टिव्स हैं, एक गोदी मीडिया, एक निष्पक्ष पत्रकार, बस। सो मैं तो यही कहूंगा कि शेम ऑन बोथ द साइड्स। और दोनों ही साइड्स ने जर्नलिज्म के नाम पे डेमोक्रेसी का मिसयूज किया है और इंडिया को इंसल्ट किया। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम साइकोलॉजी के दो एडिशनल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि अगर हम कभी किसी नेता को सुनते हैं या किसी एक्टर को, जर्नलिस्ट को, और अगर उसकी हमें 3-4 बातें अच्छी लगती हैं तो हम उसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं। हम मेंटली और इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये कनेक्शन ब्लाइंड फॉलोइंग और ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमें लगना शुरू हो जाता है कि अब ये इंसान जो भी बात करेगा हमेशा सच होगी और हमेशा सही बात ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान ने 3-4 बातें सही बोली जो आपके साथ कनेक्ट कर गई तो वो उसके बाद जो भी बात बोलेगा सभी बातें सही होंगी। सो अगर आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं, प्लीज उसे ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट ना होने दें। अपने दिमाग, आंखें, कान को हमेशा खुले रखें। दूसरा पॉइंट है डुअल पर्सनैलिटी का। हम में से ज्यादातर लोगों की डुअल पर्सनैलिटीज होती हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं, अगर आपने वो शो देखा है ब्रेकिंग बैड या सोप्रानोस, तो उसके जो मेन लीड्स हैं वॉल्टर वाइट और टोनी, इनको शो में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे किसी एक इंसान की डुअल पर्सनैलिटीज होती हैं। यानी जिन लोगों ने ये शो देखा है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जो इस शो के मेन लीड हैं, जब वो अपने घर पे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत ही शरीफ आदमी होते हैं, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते और उनकी फैमिली ये सोच भी नहीं सकती कि ये इंसान कभी कोई गलत काम भी कर सकता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके कुछ प्रोफेशन होते हैं, वो उस प्रोफेशन में मर्डर भी करते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं और ड्रग्स बेचने वाला काम भी करते हैं। तो किसी के लिए समझना इतना मुश्किल हो सकता है कि एक इंसान के दो अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये होता है, फैक्ट है। और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन को सुनते हैं, एक्टर, जर्नलिस्ट या कोई भी हो, और उसकी आपको 3-4 बातें अगर अच्छी लगती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें अच्छी ही करेगा। अगर वो आपको अपने टीवी शो पे आधे घंटे के लिए दिख रहा है, बहुत ही सिद्धांतों वाली बातें करता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा है और वो हमेशा हर सिचुएशन में सिद्धांतों वाली बातें ही करेगा। तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हेट मीडिया और गोदी मीडिया, हु इज फूलिंग यू मोर। और मैंने उस वीडियो में ये कहा था, और जो लोग सही मायने में अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भटकाने का काम नहीं कर रहे, आप तक सिर्फ सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका परसेंटेज मुझे नहीं लगता 1% से ऊपर होगा। और अभी तो आप देखिएगा इंडिया में इलेक्शन सीजन स्टार्ट होने वाला है। अगले 8 से 10 महीने आप देखिएगा यूट्यूब में क्या होगा। एक पूरी फिश मार्केट से आपको दिखेगी। दोनों साइड्स के लोग अपने अपने तरीके से आपका ब्रेन वॉश करने में लग जाएंगे। अब आपने देख ही लिया होगा पिछले 3-4 महीने से कैसे कुछ लोगों ने बीजेपी को जिताने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दिए। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये काम करता ही है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कुछ 3-4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहा था और बीजेपी की मार्केटिंग कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी,
उससे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? Did we all feel energized by that or not? Louder. वहीं दूसरी साइड के लोगों ने भी एक के बाद एक वीडियो निकालना शुरू कर दिए। कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, सीए, फार्म लॉज। अब इन सब वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए और मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा तो किसी को तो करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि ये सारे वीडियोस वन साइडेड थे। जैसे कुछ दिन पहले मैंने रवीश कुमार जी का एक वीडियो देखा फार्म लॉज के ऊपर। उस वीडियो की थंबनेल और डिस्क्रिप्शन देख के मुझे लगा कि ये शायद फार्म लॉज के बारे में बताएंगे, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सिचुएशन है, कैसे इस पे काम हो सकता है। ये वीडियो पूरा 30 मिनट का था, लेकिन एज यूजुअल जैसे ही अपनी आदत से मजबूर है, इन्होंने इस पूरे 30 मिनट के वीडियो में सिर्फ एक ही बात की। ये उस पूरे वीडियो में सिर्फ फार्मर्स की साइड ले रहे थे और ये बता रहे थे कि फार्मर्स का तो प्रोटेस्ट करने का तरीका ऐसा ही होता है। उनके ट्रैक्टर्स में कोई गोला बारूद नहीं लगा है, उनके ट्रैक्टर्स टैंक नहीं है। और ये सेंटेंस इन्होंने तकरीबन 20 बार बोला उस 30 मिनट के वीडियो में। यानी पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था। और मुझे बाद में लगा कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो पहले से पता होना चाहिए था कि ये वीडियो है रवीश कुमार जी का और ये क्या ही बताएंगे अपने वीडियो में। हम लोग कभी कभी अपनी रेगुलर लाइफ में भी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ बैठे होते हैं और उस आधे घंटे में वो कभी कभी एक सेंटेंस को 25 बार बोल देंगे और हमें ये बोलना पड़ जाता है, अरे भैया समझ में आ गई बात, बस करो, मैसेज पहुंच गया, एक ही सेंटेंस को 25 बार मत बोलो। और यहाँ पे बात सिर्फ फार्म लॉस के वीडियो की नहीं है, आप इनके बाकी वीडियोस भी देखेंगे। जैसे मैंने सीए का वीडियो भी इनका देखा, उसमें भी इनकी अप्रोच बिल्कुल वन साइडेड थी। यानी ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट विंग माइंडसेट से। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन लेफ्ट विंग का भी हो सकता है और राइट विंग का भी हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलते हैं, अपने आप को अनबायस्ड जर्नलिस्ट बोलते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब ये बोलते हैं कि लेफ्ट विंग की अप्रोच बेटर है सोल्यूशन निकालने के लिए, राइट विंग की गलत है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेम वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने 7-8 महीने पहले अपलोड किया था, इसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि आप ज्यादा बात तो रवीश कुमार जी की साइड के बारे में कर रहे हो, दूसरे लोगों के ऊपर इतनी बात नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने 4-5 साल पहले शायद मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आजकल गोदी मीडिया है, उनका कोई वीडियो देखा था और मुझे लिटरली नहीं पता कि ये लोग क्या काम करते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं सही में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। और मेरे साथ भी वो हुआ था जो बाकी कई सारे लोगों के साथ हुआ था। जब मैंने उनको देखना बंद किया तो मैंने कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को सुनना शुरू किया जिनको मैं पहले नहीं सुनता था, जैसे अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा वगैरह वगैरह। लेकिन कई साल उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग भी दूध के धुले नहीं है, ये लोग भी वहीं डूबे हुए हैं जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया डूबा हुआ है। ये भी ब्रेन वॉशिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और वैसे भी गोदी मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी बात होती ही है, आप देखते ही होंगे आए दिन गोदी मीडिया का मजाक उड़ता है। तो मैं ऐसा क्या अलग कर लूंगा इनके बारे में बात करके? आजकल तो कुछ लोगों का डिजिटल करियर बना हुआ है गोदी मीडिया के ऊपर बात करके। मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देखे, टॉप 5 गोदी ऑफ द वीक, टॉप 10 गोदी ऑफ द वीक। जैसा मैंने पहले कहा था, ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जो गोदी मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। यानी अगर आज की डेट में किसी को अपना वीडियो वायरल करना है या उसे किसी कंटेंट पे बात करनी है और उसके पास कुछ विजन नहीं है, सोच नहीं है, मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, तो वो उठाएगा और गोदी मीडिया करना शुरू कर देगा। तो गोदी मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी बात होती ही है, लेकिन दूसरी साइड के लोगों के ऊपर इतनी बात नहीं होती। और दूसरी साइड के लोग ये झंडा लेके घूम रहे होते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, हम लोग अनबायस्ड हैं, तो इसलिए इनके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बायस्ड है ही, लेकिन इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप बायस्ड बोलिए, सिलेक्टिव बोलिए, लेफ्ट विंग इंस्पायर्ड बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन किसी भी एंगल से ये लोग इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष तो नहीं है। अब ये सब बात करना थोड़ा रेपिटेटिव साउंड करेगा, लेकिन आप खुद सोचिए, इंडिया में जो रिसेंट पास्ट में इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में संदेश खली का, बदाऊं में 2 बच्चों की जुबान काट दी गई, और केरला में आए दिन जो होता रहता है, उसके ऊपर इन सारे जर्नलिस्ट में से कौन बात करता है? जब मणिपुर में वायलेंस चल रही थी, 2 लड़कियों का रेप का वीडियो सामने आया, रवीश कुमार और इन सभी लोगों ने एक दिन के अंदर अंदर अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में पिछले साल कितने सारे रेप अटैक्स हुए हैं? आपने उसके बारे में कभी कुछ सुना? क्या आपको पता है कि 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी को एक्यूज किया था कि वो फॉरेन फंडिंग के केस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA को वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज मिलकर सुप्रीम कोर्ट गई हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, और फिर दोनों पार्टीज में समझौता हुआ और इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें कुछ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को लीगल कर दिया गया। आपने किसी निष्पक्ष पत्रकार को सुना इसके बारे में बात करते हुए? क्योंकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन्वॉल्व थे। वहीं अगर सिर्फ बीजेपी होती तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग क्या करते। इस तरीके से इन सभी लोगों ने जर्नलिज्म का मजाक बना के रखा है और ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं
झूठी और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देके। यानी ये सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं जो इनके एजेंडा में फिट होती है, जो इनकी आइडियोलॉजीज के साथ सूट करती है। और लोग इनकी ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं। लोग अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से लड़ रहे होते हैं कि आपने रवीश कुमार जी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। रवीश कुमार जी तो देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपने अर्नब गोस्वामी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। और मैं अपने जिस वीडियो की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी इंसान इसको रैशनली देखेगा, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने इनफैक्ट दोनों साइड के जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज किया इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको कुछ भद्दे कमेंट देखने को मिलेंगे, जो ज्यादातर रवीश कुमार के फॉलोअर की साइड से आपको देखने को मिलेंगे। यानी देखा जाए तो मैंने दोनों ही साइड्स के बारे में बात की है और दूसरी साइड ने जरूर डिसलाइक बटन दबाया होगा, लेकिन इतने हेटफुल कमेंट्स उस साइड से मुझे देखने को नहीं मिले जितने मुझे रवीश कुमार के फॉलोअर से देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं कि मुझे उन कमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि रवीश कुमार और उस ग्रुप के जो फॉलोअर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 के बाद मोदी भक्त और अंधभक्त जैसी टर्म्स को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। और यहाँ पे कुछ ओपिनियन नहीं है, इसमें कुछ नैरेटिव नहीं है। ये एक लाइव एग्जांपल है कि मैंने एक वीडियो बनाया और उस पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि जो लोग इतने सालों से मोदी भक्त अंधभक्त कर रहे हैं, उनसे बड़े भक्त तो वो खुद हैं रवीश कुमार के। इससे आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से फॉल्स नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं। अगेन, यहाँ पे मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्लान तरीके से की गई ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है, जो लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब मैं एक एक करके सारे कमेंट्स की बात नहीं करने वाला, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था जो मेरे एक दोस्त ने किया था कि तुम 2014 से पहले के वीडियोस देखो रवीश कुमार के, वो मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछते थे। देखिए, ये बात सही है और मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जितना आपको लगता है। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी लोग पावर में होंगे उनको उनसे समस्या होगी और वो ज्यादातर सवाल सिर्फ उन लोगों से पूछेंगे। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि वो ऑनेस्टली सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा ये कि उनको फ्रस्ट्रेशन है कि वो पावर में नहीं है, तीसरा ये कि उनको पॉपुलर ओपिनियन से हटके बात करनी है, कि उनको दिखाना है कि हम इंटेलेक्चुअली ज्यादा साउंड है और ज्यादातर लोग जो बात करते हैं हम वैसे बात नहीं करना चाहते। तो आपको ये सारे फैक्टर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा जब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सोच रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछते थे तो वो एक निष्पक्ष पत्रकार है। ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाड़ियों में जो चमचमाते हुए आते हैं, भारत के लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ को लेकर एक पेसिमिस्टिक अप्रोच रहती है हमेशा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 15-20 साल पहले क्या करते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं। और आज की डेट में तो उनका बीजेपी ऑब्सेशन और मोदी को लेकर फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, कुछ लोगों की राइट होती है, कुछ लोग सेंटर में होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये बोलते हैं कि हम अनबायस्ड हैं, आप ये बोलते हैं कि बाकी सारे तो खराब हैं, बाकी सब गोदी मीडिया है, लेकिन हम लोग सही हैं। हम और हमारा ग्रुप ही आज की डेट में इंडिया में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का काम कर रहा है। अब रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी के ऊपर तो बात करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इनका वीडियो देखा कि ये कौन है जो ये कहने की हिम्मत कर सकता है या जुर्रत करता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। अब आप इस रिपोर्टर का स्टाइल देखिए, आप इसे जर्नलिस्ट बोलेंगे, पीछे एक ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा है, कॉलर खड़े कर करके बात करना, मतलब गुंडा बनने का इतना शौक है तो एसी कमरे के अंदर गुंडा बनने से क्या हो जाएगा, बाहर निकलिए। तो ये लोग तो ड्रामा करते ही हैं, लेकिन रवीश कुमार उस साइड के लोग भी ड्रामा करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले रवीश कुमार का एक वीडियो देखा, आप देखिए इस वीडियो को और आप नीचे इसमें कमेंट पढ़िए। ये एक लड़की की आईडी और आप कमेंट पढ़ें। इतिहास याद रखिएगा कि 1000 गीदड़ पत्रकारों के बीच में एक शेर पत्रकार था। भाई कमेंट पढ़ के किसी को भी लगेगा यार लोग कितने बड़े फैन है रवीश कुमार के। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखा अभिसार शर्मा का, सेम कमेंट मुझे वहां पे भी दिख गया। फिर मैंने एक और वीडियो देखा, मुझे नहीं पता ये भाई साहब कौन है, लेकिन ये भी मोदी मोदी करते रहते हैं सारा टाइम। ये सेम कमेंट मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल गया। इसका मतलब एक लॉबी सी बनी हुई है और इन सभी लोगों ने किसी कमेंट कंपनी को हायर किया होगा, या ये किसी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी फेक आईडीज होंगी, या फिर जो इस तरह के कमेंट्स पब्लिश करते होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक लड़की की आईडी है और वो कमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें एक भी शब्द अलग नहीं है, और ये 3-4 लोगों के वीडियोस के नीचे सेम कमेंट आ जाता है। और ये लोग कौन है? ये सिमिलर तरह की बात करने वाले लोग हैं। मतलब आप सोचिए जो भी ये कमेंट बनाने वाले लोग होंगे, इनको इन्होंने क्या बोला होगा कि अगर मैं वीडियो बनाऊं या हमारे ग्रुप के लोग वीडियो बनाएं तो आप इसमें कमेंट ऐसा डालिए कि 1000 गीदड़ पत्रकारों के बीच में एक शेर है और वो शेर मैं हूं। दिस इज हिलेरियस।
और मुझे लगता है कि यार आप ये काम करने तो नहीं आए थे यूट्यूब पे, आपकी नौकरियां गई, आपको नौकरियों से निकाला गया, कम से कम आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे सिद्धांतों वाली, प्रिंसिपल्स वाली, कि हम वैसे काम करेंगे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता, हम वैसे ड्रामेबाजी नहीं करेंगे जैसे वो लोग करते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ड्रामेबाजी नहीं है? फिर मैंने कुछ और कमेंट देखे जहां पे कमेंट तो बिल्कुल सेम था, जैसे इतिहास याद रखेगा आपके जैसे निष्पक्ष पत्रकार को 100 बार नमन, लेकिन उसमें आईडी चेंज हो गई थी। यानी इन सभी लोगों के उसमें सेम कमेंट था, लेकिन सिर्फ अलग अलग आईडी से था। तो आप सोच सकते हैं क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो अगर कमेंट खरीदे हुए हैं तो लाइक्स भी खरीदे हुए हो सकते हैं। और ये जो हम आके बोल देते हैं कि देश की जनता को नमन, हमारे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि सब्सक्राइबर भी खरीदे हुए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन पे। मैंने अभी रिसेंटली 6 वीडियोस की सीरीज बनाई थी जिसमें हमने कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर किया था 6 अलग अलग एरियाज में, कांग्रेस के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 साल। और हमने जो इसमें डेटा लिया है, ये ऐसे नहीं कि हमने किसी एक साइड के न्यूज आर्टिकल्स को ले लिया, जैसे बीबीसी, अल जजीरा या फिर ऑप इंडिया और स्वराज। हमने दोनों साइड्स के न्यूज आर्टिकल्स को रेफर किया है और फाइनली उसे हमने डबल चेक किया है ऑफिशियल रिकॉर्ड से। सो ये बिल्कुल फैक्चुअल है और डेटा बैक्ड है। सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि ना तो इस बात में कुछ सच्चाई है कि 70 साल तक इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है, और ना तो इस बात में कुछ सच्चाई है कि 2014 के बाद बस अब देश डूबने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। तो अगर कोई भी साइड के लोग आपको इस तरह की पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनका एक एजेंडा है, वो अपनी आइडियोलॉजीज आप पे थोपना चाहते हैं। उनका मतलब आप तक फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का नहीं है, उनका मतलब है अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करना। और इसलिए मैं कहता हूं इन दोनों साइड्स ने शेमफुल काम किया है और ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर किसी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि अच्छा काम हुआ और उस स्कीम का वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया करना शुरू कर देंगे। सेम गोज विद कांग्रेस। अब मैं इस वीडियो को और ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि फिर ये ज्ञान जैसा साउंड करेगा, और आजकल लोगों को ज्ञान नहीं सुनना, आजकल छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। तो मैं इसे यहाँ पे खत्म करूंगा और मैं एक बात दोबारा बोलूंगा जो शायद मैं इस वीडियो में ऑलरेडी 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ। कोई भी जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर अगर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो उसमें प्लीज अपने कान, दिमाग, आंखें खुले रखें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसने 1-2 बातें अच्छी बोली हैं तो वो सारी बातें हमेशा अच्छी बोलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।